वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम। आगे 6 क्लास कंप्लीट किए आयोनिक इक्विलिब्रियम के, पीएच स्केल, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर उसके एग्जांपल्स, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, आयनियस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए। एमसीक्यू भी देख लिए इन सब के। उसी से रिलेटेड अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट आयोनिक इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज कवर करेंगे। पहले आगे के वीडियो क्लियर करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। और आज का जो वीडियो है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं उसका, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है यही टॉपिक से। आयोनिक इक्विलिब्रियम में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से ये टॉपिक 3 टॉपिक में से वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक। ओके, तो टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या पढ़ना है यहाँ पर? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आगे क्या पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। समझना, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल कांस्टेंट पढ़ते थे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी पढ़ते थे। यहाँ पर ही एसिड और बेस के अंदर हम आयोनाइजेशन देख रहे हैं, एसिड एंड बेस के अंदर आयोनाइजेशन देख रहे हैं, तो उसके लिए भी इक्विलिब्रियम तो होगा। तो जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसी को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे एक एसिड के लिए देखना है और एक बेस के लिए देखना है। मतलब हम यहाँ पर देखने वाले के देखेंगे और एक के बी देखेंगे। 2 चीजें अपने पास, के ए, और दूसरा कौन है अपने पास? के बी। सबसे पहले के कंप्लीट करते हैं। के का मतलब क्या है? तो K क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या है ये? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब आयोनाइजेशन हमारे पास एसिड 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का तो हमें पता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, वो 100% आयोनाइज हो जाता है। और वीक एसिड क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कौन है? वीक एसिड के लिए। तो आयोनाइजेशन के जो होगा वो किसके लिए होगा? वीक एसिड के लिए पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। दूसरा इंपॉर्टेंट के ए यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट नहीं होगा। दूसरा इंडिकेट क्या कर रहा है? के बताएगा क्या? तो के से हम डिसाइड करने वाले हैं कि जो कोई एसिड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। कोई एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट टाइप का है। पीएच स्केल में हमने पढ़ा था, अगर कोई एसिड जिसकी पीएच 7 से नियर है तो वो कैसा एसिड था? वीक। जो एसिड जिसकी पीएच 0 से नियर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बीच में होता है वो मॉडरेट टाइप के एसिड होते हैं। तो यहाँ पर पीएच कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? के डिसाइड करने वाले। क्यों? क्योंकि पीएच जो है ना, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा पीएच भी चेंज होगी। मान लो हमने 1 लीटर वाटर ले लिया, उसमें 1 ml एसिड डाल दिया, अगर और पानी डाल रहे तो पीएच और चेंज होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पीएच क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ से डिसाइड नहीं होता कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर हमें एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो कहाँ से डिसाइड करेंगे हम? के से। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो के रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के क्या इंडिकेट करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब के की वैल्यू अपने पास अलग अलग होगी। अगर के की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो क्या होगा? जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो के की वैल्यू, हायर के वैल्यू क्या होगा? इंडिकेट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? स्ट्रॉन्गर एसिड से। के की वैल्यू अगर मोर तो एसिड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, ये तो के पहले 4-5 चीजें के से रिलेटेड क्लियर करो। के क्या इंडिकेट कर रहा है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। दूसरा नंबर के क्या डिसाइड करने वाले हम के से
तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। के की वैल्यू अगर हायर है तो मोर, अगर के की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो के वैल्यू ज्यादा तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। दूसरा, के डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट नहीं है के का। ओके, नेक्स्ट, और के की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्लियर है ना। पीएच तो डिसाइड कर रहा है कि वो एसिड है बेस है। अगर मान लो कोई एसिड की पीएच है 1, तो क्या हम हर बार बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या पता उसका डाइल्यूशन ज्यादा है, समझ रहे हो, डाइल्यूशन कम है, तो डाइल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है वो। तो स्ट्रेंथ वहां से नहीं पता चलती हमें, स्ट्रेंथ पता चलेगी हमें कहां से, के पर से डिसाइड करने वाले हम। चलो उसके आगे, अब कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, वो देखना है हमें। एक एसिड ले लेते हैं हम एक्स की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जो लेना है तुम्हें वो। HX है, इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अच्छी होगा। क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से डोनेट होगा, इसीलिए एसिड है ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा और क्या बना लेगा, H3O+, और यहाँ पर क्या रहेगा, X-। क्लियर ना। कौन सा प्रोटॉन है ये, या कौन सा एसिड है, इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। HX कितने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एक, तो ये कौन सा हुआ, मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे कि HCl कितने प्रोटॉन डोनेट करता है, 1। एसिटिक एसिड CH3COOH एक प्रोटॉन डोनेट करता है, तो ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे हम, मोनोप्रोटिक। हाँ, अगर 2 प्रोटॉन डोनेट करता हो कोई एसिड तो वो डाइप्रोटिक है, जैसे कि H2SO4। तो H2SO4 एक मॉलिक्यूल H2SO4 के कितने प्रोटॉन को डोनेट करता है, 2H+। कुछ ट्राइप्रोटिक होते हैं, पॉलीप्रोटिक भी बोलेंगे उसे। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन सा एसिड लिया है, मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक मतलब क्या, सिर्फ ये एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यहां से इसने प्रोटॉन डोनेट किया, किसे, इसे। क्लियर ना। सेकंड नंबर, अब इसके लिए हम केसी कैसे लिखते थे, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X-, ये एक्वियस, ये एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये कौन है, लिक्विड है। बाय किसका कॉन्सेंट्रेशन, HX का, और यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन, वाटर। लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर है। अब समझना, यहां पर हमने पानी लिया हुआ है, पानी में HX एसिड डिसॉल्व किया हुआ है, तो हमें ये तो क्लियर है कि पानी अगर मान लो 1 लीटर ले रहे हैं और उसमें से शायद 0.0001 1000 ml में से 0.0001 जितना क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड हो रहा है, तो मतलब पानी का जो अमाउंट है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज होगा। इसीलिए उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहां पर भी पानी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इतना चेंज, बहुत कम चेंज आ रहा है, नेग्लिजिबल जितना चेंज आ रहा है। 1 लाख से मान लो एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है तो इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए इग्नोर करते हैं। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन अब हम सामने ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और ये फॉर्मूला मिलेगा हमें H3O+ X- बाय HX। अब देखो यहां पर Kc और H2O आ रहा है, कांस्टेंट है ना, ये तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ Ka। कौन है ये, Ka। तुम बोलोगे सर ऐसा ही हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में लिखा था, Kc इंटू वाटर ही था ना, लेकिन आयोनिक प्रोडक्ट में क्या थे, दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और वहां पर सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या, एक एसिड है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो आयोनिक प्रोडक्ट में क्या होंगे, दोनों वाटर मॉलिक्यूल होंगे। Ka में क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा और एक एसिड होगा। Kb में क्या होगा, एक बेस होगा और एक वाटर होगा। क्लियर ना, ये चीज समझना। तो K किसके लिए, एसिड इन वाटर है, वो तो वाटर इन वाटर था Kw के लिए, तो ये क्या हुआ, K हुआ। तो K किसके बराबर मिला हमें, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H3O प्लस X माइनस बाय HX, मतलब जो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना वही है, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ डिराइव कैसे करते हैं ना वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो किसी के लिए भी तुम K लिख सकते हो ना, कोई भी एसिड अगर मान लो हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए K कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो तुम। यस, वही तरीके से जैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे ना, वैसे ही K निकालना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पर वही मेथड है। चलो उससे आगे एक और स्टेप चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो है ना वो यहाँ पर है, KB बाद में पढ़ेंगे, KB भी सेम तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, बेस ले लेंगे, कोई भी OH आ जाएगा। चलो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वीक एसिड है अपने पास, कौन सा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लो, चलो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है तब भी। मान लो हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HX, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा H प्लस एन X माइनस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में C था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0। ये कितना आयोनाइज्ड होता है 100%, ये कितना हो जाएगा 100%, तो ये तो 0 हो जाएगा ना वापिस। तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होगा 100%। मान लो हमने 100 HCl के मॉलिक्यूल्स पानी में डाले, कितने HCl आयोनाइज्ड होंगे पानी में 1 2 3 4 या कितना परसेंटेज 100%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड का 100%। लेकिन वीक एसिड अगर हम ऐड करते हैं 100 मॉलिक्यूल्स मान लो, तो शायद इतना तो नहीं होगा, तब भी एग्जांपल 1% जितना क्या हो रहा है वो आयोनाइज्ड हो रहा है, 0.01% जितना क्या हो रहा है वो आयोनाइज्ड हो रहा है। समझ रहे हो ना वर्ड। तो हम वीक एसिड के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं ये चीज। तो वीक एसिड के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ध्यान रखना, ओके। एक नया वर्ड आ रहा है तुम्हारे लिए, कौन सा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम बोलेंगे DOD। क्या बोलेंगे, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसे परसेंटेज में बोलो तो 100 है और फ्रैक्शन में बोलो तो 1 है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 100%। अब किसके लिए पढ़ना है हमें, तो वीक एसिड के लिए पढ़ना है। चलो वीक एसिड ले लेते हैं एग्जांपल HX। HX किस में कन्वर्ट होगा H प्लस X माइनस, डायरेक्ट लिखूं तब भी चलेगा, ओके। यही पैटर्न है ये। अब ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है अपने लिए। एक एसिड लिया है हमने स्टार्टिंग में, कोई भी अमाउंट है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है, पानी में डाल दिया, 100% आयोनाइज नहीं हो रहा, कुछ अमाउंट में आयोनाइज्ड हुआ, 1%, 2%, 0.1% या 0.02% हुआ, कुछ ना कुछ, दैट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमने कितना लिया है C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर, जो लेना है वो, 5 मोलर ले लो, 2 मोलर ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट होगी अपने पास स्टार्टिंग में, नो ये तो 0। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यस। एसिड के अंदर वीक एसिड है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके। इक्विलिब्रियम आ जाएगा मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाएगा, वापस उसका रेट सेम हो जाएगा। अब यहां पर ये जितना आयोनाइज्ड होना था उतना तो हो गया, ये जितना होना था उतना हो जाएगा। तो ये कितना आयोनाइज्ड हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका हो रहा है कितना, C इंटू अल्फा जितना। अल्फा क्या बता रहा है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1% क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने 100 लिया था, मान लो कितना हुआ 1% डिसोसिएटेड हो गया, तो C अल्फा के बराबर हुआ। तो ये भी कितना हुआ, C अल्फा के बराबर हुआ। ये कितना रहा अपने पास, C माइनस C अल्फा, कितना रहा ये अपने पास, C माइनस C अल्फा के बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, जितने भी एग्जाम्पल लिखेंगे ना हर बार यही लिखना है, ये वाला स्टेप। क्लियर है कैसे लिख रहे हैं ये स्टेप। चलो उसके बाद आगे, अब K लिख रहे हैं हम इसके लिए, ये इक्वेशन के लिए K। तो K किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा के बराबर। X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C अल्फा के बराबर।
HX का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C माइनस C अल्फा के बराबर है। क्लियर है? क्या होगा यहाँ पर C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय, यहाँ से C को कॉमन निकालू मैं तो C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, एक C कैंसिल, क्या रहा अपने पास C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब समझना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है वीक एसिड का, बहुत ही कम, कितना 0.01 0.0001, बहुत कम होता है। मतलब अगर ये 1 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है मान लो 0.001, तो क्या अल्फा को इग्नोर नहीं कर सकते तुम 1 के सामने? 1 की कंपेयर में अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0.001, तो क्या करो 1 ही लिखोगे ना राउंड फिगर। तो यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, जब बहुत कम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझना वीक एसिड के लिए, तब इसे हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। इग्नोर करना मतलब क्या करेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं ना कि 1 की वैल्यू वेरी वेरी मच लार्जर देन अल्फा। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है यहां पर, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो यही इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड पूछ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ। अल्फा को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, यहां पर आ रहा है ना वीडियो में, ये नहीं आ रहा? ओके पहले ये लिख लो, उसके बाद आगे देख लेते हैं। चलो यहां पर K किसके बराबर है, C अल्फा स्क्वायर के बराबर है। यहां पर अल्फा को हमने क्या किया है, इग्नोर किया, क्योंकि 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लेस है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना 1 इज वेरी लेस देन अल्फा। चलो इससे आगे और लिखना है हमें, क्या लिखेंगे वो, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। चलो अल्फा को सब्जेक्ट बना रहे हैं हम, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा यहां पर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K बाय C। मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट K बाय C। तो अल्फा का अगर फॉर्मूला आ रहा है डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो दो फॉर्मूला तुम्हें समझना है यहां पर, एक K अगर फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो, और अल्फा फाइंड करना है तो ये वाला सिंपल सा। K क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। नेक्स्ट उसके बाद K की वैल्यू क्या होगी वो, चलो K वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर K की वैल्यू लेस देन 10⁻³ आ रही है, लेस देन 10⁻³, फिर कुछ भी हो, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक एसिड। अगर K की वैल्यू 10⁻³ से 1 आ रही है, 10⁻³ से 1 के बीच में आ रही है, ऐसे एसिड क्या होंगे, मॉडरेट टाइप के होंगे, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। लेकिन जब K की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 1, कितनी है, तो ऐसे एसिड कौन से एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर ये, तो डायरेक्टली समझ में आ जाएगा तुम्हें। जब एग्जाम्पल के अंदर K वैल्यू दी होगी तो ज़्यादातर हम तो वीक एसिड ही पढ़ रहे हैं, तो वीक एसिड होगा तो समझो वैल्यू तो कम ही होगी। दूसरा एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ एसिड है और कुछ उसकी K वैल्यू है, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, पर्टिकुलर ले रहे हैं, एसिड है और उसकी K वैल्यू, चलो वाटर, वाटर ऑल्सो एसिड है ना, एक्ट एज एसिड और बेस की तरह भी एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्ट एज एसिड ले रहा है, H+ रिलीज कर रहा है। तो इसकी K वैल्यू कितनी है वाटर की, तो वाटर की K वैल्यू होती है 2 × 10⁻16। बोलो क्या है -16, मतलब वेरी वेरी वीक एसिड हुआ। दूसरा वीक एसिड का एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी K वैल्यू कितनी है, तो इसकी K वैल्यू होती है 10⁻5, आगे जो डिजिट है वो 1.8, कितना है
1.8 इंटू 10⁻⁵, मतलब क्या हुआ, वीक एसिड है। नेक्स्ट उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये, तो इसकी K वैल्यू होती है 25, मतलब 2.5 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो तुम, तो वो तो 1 से ज़्यादा है ना, यस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ये। एक और एसिड है HCl, और इसकी वैल्यू है 10⁻6 और 1.3 अराउंड 1.3 इंटू 10⁻6, तो 10⁻6 है, तो ये बता के आ रहा है HCl की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक है। पॉइंट समझना यहाँ पर, तो K वैल्यू से क्या डिसाइड हो रहा है यहाँ पर, तो K वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। डायरेक्टली समझ में आ रहा है हमें, यस। चलो इससे आगे एक और चीज़, K और pKa का रिलेशन देख लेते हैं। तो pKa कैसे लिखेंगे हम, नेगेटिव लॉग K, तो K वैल्यू अगर मान लो इसकी ज़्यादा है, अरे बहुत कम है K वैल्यू H2O की, तो pKa वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर कि pKa और K वैल्यू का रिलेशन क्या है, नेगेटिव है आगे, तो इन्वर्सली होगा, मतलब वीक एसिड की pKa वैल्यू ज़्यादा, वीक एसिड की pKa वैल्यू ज़्यादा, K वैल्यू बहुत कम, तो K और pKa का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली है। ये सारे MCQ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चलो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जब एग्जाम्पल आएंगे ना वो, तो उसमें कैलकुलेशन में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है ना, वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर। कैलकुलेशन में तुम्हें पूछेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन है मान लो एक, उसमें हमने क्या किया, एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका C जितना था, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा। अब पूछेंगे तुम्हें pH कितनी है, अगर HCl होता तो 100% हम लिख लेते H+ के, है ना, 100% H+ आते हैं ना अंदर, ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड थोड़ी 100% आएगा अंदर, वो तो पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, और बहुत सारा अमाउंट तो ऐसे ही पड़ा रहेगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिना। तो यहाँ पर हमें pH फाइंड करनी है कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, देन व्हाट इज pH देयर, उसकी pH क्या होगी। तो अगर मान लो यहाँ पर हमें pH कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या क्या आना चाहिए, तो pH कैलकुलेट करनी है हमें, तो हमारे लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, यस है। दूसरे नंबर पर हमारे पास K वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो, देखो pH का फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ना। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है हमारे पास, तो कैसे निकालेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालते थे हम, C अल्फा, ऊपर लिखा ना हमने C अल्फा। अब C तो हमारे पास है, अल्फा नहीं है हमारे पास, तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है अपने पास यहाँ पर अल्फा का, तो अल्फा इज इक्वल टू √K/C। समझ रहे हो ये, तो ये 3 स्टेप के अंदर हम ज्यादातर एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे, मोस्ट ऑफ जितने भी एग्जाम्पल है ना उसमें ये 3 स्टेप ही यूज करेंगे। तुम्हें पूछ लेंगे pH कितनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, नीट JEE हर जगह पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बस हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट होगा, पहले स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे, बेसिक वाले MCQ जब समझ में आ गए तो फिर कितना भी ट्विस्ट हो आसानी से समझ जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में हम ये 3 स्टेप्स ही लिखेंगे ज्यादातर। अगर मान लो तुम्हें बोल रहे हैं कि pH, तो pH का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर लो, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। H+ नहीं है तुम्हारे पास, C अल्फा बना, अभी देखा ना हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, H+ के नीचे क्या था, C अल्फा। अल्फा नहीं है तुम्हारे पास, K/C, अंडर रूट वहां से निकाल दो और डेटा पुट करते जाओ, pH तक पहुंच ही जाओगे तुम। तो पूछ क्या रहे उसके हिसाब से कैलकुलेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेटा गिवन नहीं होंगे, डेटा सारे गिवन होंगे और पर्टिकुलर चीज पूछ रहे और फाइंड करना है हमें। तो बहुत सिंपल एग्जांपल होंगे, K से रिलेटेड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब Kb के लिए भी सेम पैटर्न है, समझ रहे हो ना, लेकिन Kb में क्या डिसाइड होगा, Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस।
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। दूसरा Kb अगर ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर बेस है वो, उसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा। यहां पर Kb इज इक्वल टू क्या होगा, Kb का फॉर्मूला कहां गया, जैसे यहां पर Kb है तो यहां पर क्या होगा Pkb, और Kb का फॉर्मूला इसी के हिसाब से बनेगा ना, Kb इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर। सिर्फ वो किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा। मतलब जब तुम K लिख रहे हो तो पैरेलल Kb भी लिख लो, दोनों में कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट समझना। हमें सिर्फ टोटल क्या याद रखना है, तुम्हें तो ये 3 फॉर्मूला ही याद रखना है और आंसर तक पहुंच ही जाओगे। कोई भी कैलकुलेशन बेस है तो ये 3 फॉर्मूला याद रखो, पहुंच जाओगे वहां पर। तो ये लिख लो K, उसके बाद K भी सेल्फ कर लेना। मैं डायरेक्ट तुम्हारे लिए फॉर्मूला पुट कर रहा हूं यहां पर, Kb में क्या क्या करना है, वो क्या फॉर्मूला बनेंगे वो Kb में। तो Kb इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर C इंटू अल्फा स्क्वायर। दूसरा Kb माइनस लॉग, अरे Pkb क्या होगा, माइनस लॉग Kb। दूसरा यहां पर pH नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा यहां पर, तो POH मिलेगा तुम्हें, POH, क्लियर ना। और POH के ऊपर से अगर pH निकालते हैं हम तो कैसे निकालेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप पुट करना पड़ेगा वहां पर। तो ओवरऑल जितने भी कैलकुलेशन करेंगे ना, जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं इतने में ही घूमना है, सारे कैलकुलेशन इसी के बेस पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए। C क्या बता रहा है, C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमने लिया हुआ है वो एसिड का। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितने अमाउंट्स में वो आयोनाइज्ड हुआ। नेक्स्ट Kb क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस है। फिर ये फॉर्मूला कैलकुलेशन करेंगे हम, तो वीडियो देख लेना ध्यान से, नोट्स लिखो अपनी कंपलसरी, और इसके बाद इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल बन रहे हैं ना वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम। पहले एक रिलेशन वाला भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, K और Kb के बीच का रिलेशन क्या है, और उसी से रिलेटेड 10 एक MCQ सॉल्व करेंगे जो नीट और JEE के काम आएंगे तुम्हारे। तो वीडियो लिख लो पहले ये आज के लिए।